ज्ञानदानंदिनी साड़ी के आधुनिक स्वरूप की कहानी। 19वीं सदी का बंगाल, जहां आलीशान हवेलियां तो थी, लेकिन महिलाओं के लिए दुनिया बहुत छोटी थी। इन नक्काशीदार खंभों के पीछे एक ऐसी दुनिया थी जहां पर्दा प्रथा की अदृश्य दीवारें खड़ी थी। यहां रहती थी ज्ञानदानंदिनी, जिनकी आंखों में जिज्ञासा और दुनिया को जानने की गहरी प्यास थी। उनका जीवन जनाना यानी घर के उस हिस्से तक सीमित था जहां बाहरी दुनिया का प्रवेश वर्जित था। वे अक्सर अपनी खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि क्या उनका अस्तित्व सिर्फ इन दीवारों तक ही रहेगा। उस समय की पारंपरिक बंगाली साड़ी बिना किसी ब्लाउज के पहनी जाती थी, जो उनकी सादगी का प्रतीक था। भले ही यह उनकी संस्कृति थी, लेकिन समाज के नियम पत्थर की लकीर की तरह कठोर थे। तभी उनके जीवन में सत्येंद्रनाथ टैगोर आए, जो एक प्रगतिशील सोच रखने वाले बुद्धिजीवी थे। सत्येंद्रनाथ जानते थे कि ज्ञानदानंदिनी के भीतर एक स्वतंत्र और साहसी आत्मा बसती है। जब सत्येंद्रनाथ को बॉम्बे में असिस्टेंट कलेक्टर नियुक्त किया गया, तो ये ज्ञानदानंदिनी के लिए एक नया मोड़ था। बॉम्बे जाना उनके लिए सिर्फ शहर बदलना नहीं, बल्कि अपनी पुरानी बेड़ियों को तोड़ने जैसा था। बॉम्बे की हलचल भरी गलियों और समुद्र की लहरों ने उन्हें एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उन्होंने देखा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और लोग नए तौर तरीकों को अपना रहे हैं। सत्येंद्रनाथ ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे बाहरी दुनिया से मिलें और अपनी एक अलग पहचान बनाएं। लेकिन बदलाव का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जल्द ही उनका सामना एक कड़वे अनुभव से हुआ। एक दिन उन्हें ब्रिटिश राज के एक बेहद प्रतिष्ठित और एलीट क्लब में जाने का अवसर मिला। वे अपनी पारंपरिक बंगाली साड़ी में सजी थी, जो उनके लिए उनकी संस्कृति का गौरव था। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंची, एक सख्त चेहरे वाले ब्रिटिश गार्ड ने उनका रास्ता रोक लिया। गार्ड की आंखों में तिरस्कार था और उसकी आवाज में रूखापन था। उसने ऊंची आवाज में कहा कि इस तरह के अधूरे कपड़ों में क्लब के अंदर प्रवेश वर्जित है। अंग्रेजों के लिए बिना ब्लाउज के साड़ी पहनना असभ्य और अशिष्ट माना जाता था। ज्ञानदानंदिनी के लिए वो पल सिर्फ अपमान का नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास का था। उन्हें महसूस हुआ कि आधुनिक दुनिया में सम्मान पाने के लिए परंपरा को आधुनिकता से जोड़ना होगा। वे अपमानित होकर वापस तो लौटी, लेकिन उनके मन में अब एक दृढ़ संकल्प जन्म ले चुका था। उन्होंने तय किया कि वे अपनी पहचान भी नहीं खोएंगी और दुनिया की नजरों में शालीन भी दिखेंगी। ज्ञानदानंदिनी ने अब बॉम्बे के समाज और वहां की महिलाओं के पहनावे का बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया। उनकी नजर वहां की पारसी महिलाओं पर पड़ी, जो अपनी साड़ियों को एक अलग और व्यवस्थित तरीके से पहनती थीं। पारसी महिलाओं की शालीनता और उनके कपड़ों के तरीके ने ज्ञानदानंदिनी को बहुत प्रेरित किया। उन्होंने अपने पहनावे के साथ प्रयोग करना शुरू किया ताकि वे अधिक सहज और आधुनिक दिख सकें। उन्होंने साड़ी के नीचे पेटीकोट पहनने का तरीका अपनाया ताकि चलने फिरने में आसानी हो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए कुछ नया और सुंदर ढूंढना था। उन्होंने अंग्रेजी महिलाओं की शर्ट और कॉलर वाले कपड़ों को देखा और उनसे प्रेरणा ली। इस प्रेरणा से उन्होंने एक खास तरह का ब्लाउज तैयार करवाया, जो भारतीय और पश्चिमी शैली का मिश्रण था। ये ब्लाउज न केवल उन्हें शालीनता दे रहा था, बल्कि उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास भी भर रहा था। ज्ञानदानंदिनी ने अब साड़ी के पल्लू को सलीके से मोड़कर अपने बाएं कंधे पर टिकाना शुरू किया। उन्होंने साड़ी के सामने के हिस्से में सुंदर और व्यवस्थित प्लीट्स यानी चुन्टे बनाना सीखा। इस नए प्रयोग से साड़ी न केवल दिखने में सुंदर थी, बल्कि चलने फिरने में भी बहुत आरामदायक हो गई थी। इस प्रकार जन्म हुआ उस नीवी ड्रेप स्टाइल का, जिसे आज हम आधुनिक साड़ी पहनने का तरीका कहते हैं। जब ज्ञानदानंदिनी इस नए अवतार में पहली बार बाहर निकली, तो हर कोई उन्हें देखता रह गया। उनकी वेशभूषा में भारतीय संस्कृति का गौरव और पश्चिमी शालीनता का एक अद्भुत संगम था। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पत्नी के इस साहस और रचनात्मकता की दिल से सराहना की। कुछ समय बाद जब वे वापस कोलकाता लौटी, तो उनके मन में एक बड़ा उद्देश्य था। उन्होंने तय किया कि वे इस बदलाव को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेंगी, बल्कि अन्य महिलाओं की मदद करेंगी।
उन्होंने अपने घर के विशाल और खुले आंगन को एक छोटी सी पाठशाला में बदल दिया। यहाँ उन्होंने बंगाली महिलाओं के लिए विशेष क्लासेस शुरू की, जहां वे उन्हें आधुनिक साड़ी पहनना सिखाती थी। धीरे धीरे शहर की सैकड़ों महिलाएं इस नई शैली को सीखने के लिए उनके पास आने लगी। महिलाएं न केवल कपड़े बदलना सीख रही थी, बल्कि वे एक दूसरे से जुड़कर अपनी बातें साझा कर रही थी। लेकिन जहां भी कोई बड़ा बदलाव आता है, वहां रूढ़िवादी लोगों का विरोध भी शुरू हो जाता है। समाज के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने इस नए पहनावे को अश्लील कहना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि ज्ञानदानंदिनी परंपराओं के साथ विश्वासघात कर रही हैं और संस्कृति को बिगाड़ रही हैं। ज्ञानदानंदिनी पर तंज कसे गए और उन्हें आधुनिकता की आड़ में मर्यादा भूलने वाली महिला कहा गया। इन कड़वी बातों ने उनके आसपास के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। लेकिन ज्ञानदानंदिनी विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने संकल्प को और भी मजबूत कर लिया। उन्होंने धैर्य और प्रेम के साथ उन महिलाओं को समझाया जो समाज के डर से हिचकिचा रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि कपड़े सिर्फ शरीर ढकने का साधन नहीं, बल्कि समय के साथ विकसित होने का जरिया है। उनका मानना था कि सशक्त बनने के लिए खुद को आधुनिक दुनिया के अनुसार ढालना आवश्यक है। उन्होंने साबित किया कि परंपराएं पत्थर की लकीर नहीं होती, बल्कि उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए। धीरे धीरे उनकी ये क्लासेस केवल कपड़े सिखाने की जगह नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन गई। जो महिलाएं पहले पर्दे के पीछे छिपी रहती थी, वे अब आत्मविश्वास के साथ बाहर निकलने लगी। अब वे आधुनिक ब्लाउज और सलीके से पहनी हुई साड़ी में खुद को अधिक स्वतंत्र महसूस कर रही थी। यह नया स्टाइल जल्द ही बंगाल की सीमाओं को पार कर पूरे भारत के शहरों में फैल गया। समय का पहिया तेजी से घूमता रहा और सदियां बदल गई, लेकिन यह बदलाव स्थायी हो गया। आज हम जो स्वीट हार्ट नेक और बोट नेक जैसे आधुनिक ब्लाउज देखते हैं, उनकी जड़ें उसी प्रयोग में हैं। आज साड़ी पूरी दुनिया में भारत की एक गौरवशाली पहचान बन चुकी है। ब्लाउज अब साड़ी का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे दुनिया भर में सराहा जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस साधारण से दिखने वाले बदलाव के पीछे एक महिला का बड़ा संघर्ष था। ज्ञानदानंदिनी देवी की दूरदर्शिता ने भारतीय महिलाओं को एक नई गरिमा और पहचान प्रदान की। असली खूबसूरती केवल कपड़ों में नहीं, बल्कि उस साहस में होती है जो पुरानी बेड़ियों को तोड़ सके। ज्ञानदानंदिनी ने न केवल पहनावा बदला, बल्कि महिलाओं को आधुनिक दुनिया में सिर उठाकर चलने का रास्ता दिखाया।